उसके माथे पर पसीना और आंखों में डर था, सांसों में तूफान था। वह घबराई हुई अपनी उस छोटी सी कोठरी में दौड़ी जिसमें अंधेरा था। बिजली वाले बिल ना देने के कारण बिजली काट चुके थे। लैंप चलाने के लिए तेल नहीं था और मोमबत्ती खरीदने के लिए पैसे। ऐसे में उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने खाने वाले तेल से मंदिर का दीपक जलाया और उससे सारे कमरे में उजाला हो गया। रजनी ने जल्दी से अपनी संदूक खोली। संदूक में से एक पोटली निकाली और उसे खोलकर बोली, हे राम जी, इसमें तो केवल 2000 रुपए ही हैं। इतने में क्या होगा? तभी उसके पति रमन ने आवाज दी, अरे अंदर क्या कर रही हो रजनी, जल्दी बाहर आओ। रजनी जल्दी से संदूक बंद करके बाहर आई और बोली, कहो क्या हुआ? जरा इधर उधर होती नहीं कि शोर मचा देते हो। अरे होगा क्या, मैं बस यही कह रहा था कि बच्चों के स्कूल से आते ही उन्हें नहला धुलाकर नए कपड़े पहना देना। अम्मा को भी नई साड़ी निकाल कर दे दो और ये बताओ कि कुछ पैसे मिले या नहीं तो वो आते ही शुरू हो जाएंगे। घर में बिजली के बिना तो वो जरा भी नहीं रह पाएंगी। केवल 2000 रुपए मिले हैं, इतने में क्या होगा? पहले बिजली का बिल जमा कराओ, उनके चाय नाश्ते का इंतजाम बाद में देखेंगे। 2000 रुपए लेकर रमन बिजली का बिल जमा कराने चला गया। तब तक बच्चे स्कूल से आ गए। रजनी जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करते हुए बोली, महक तू एक काम कर, सौरभ और मिष्टी को जल्दी से नहला दे और उन्हें नए कपड़े पहना दे। वो आने वाली होंगी। वो आने वाली होंगी? कौन आने वाली है माँ? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तेरी बुआ आने वाली हैं। क्या मोटी बुआ आ रही है? धत, ऐसे नहीं बोलते पगली। वो घर में ये सबसे बड़ी हैं और अगर तेरी दादी ने सुन लिया तो तेरी शामत आ जाएगी। इतनी बात सुनकर बच्चों ने शोर मचा दिया। आज तो हमारी मोटी बुआ आएंगी, हमारे लिए मिठाई लाएंगी। तभी रजनी की सास फूलवती वहां आ गई और बोली, मोटी किसको कहा रे? मेरी बेटी, तुम नालायकों को मोटी नजर आती है। जरूर तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा। अरे मोटी है तो क्या हुआ? तुम्हारे बाप का अनाज नहीं खाती। तुम्हारे फूफा की 12 बीघा जमीन है, फैक्ट्री है अलग से। माँ जी, आप भी क्या बच्चों की बातों पर जाती हो? ये तो बच्चे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, वो तुम्हें तो ये कुछ नहीं बोलते, ना तुम्हारी बहनों को कुछ बोलते हैं। नानी के खिलाफ तो ये शैतान एक शब्द भी नहीं सुन सकते। आई बड़ी बच्चों वाली। हाँ। रजनी इसी बात से डर रही थी। कुछ बात होती नहीं कि फूलवती सीधा उसके मायके तक पहुंच जाती है। एक तो वैसे ही चिंता के मारे जान निकली जा रही थी, ऊपर से उनके भाषण। फूलवती ने इधर उधर नजर दौड़ाई और बोली, बहू, बिजली का बिल जमा किया कि नहीं? मेरी बेटी गर्मी में नहीं रह पाएगी। हाँ माँ जी, ये गए तो हैं, लेकिन पता नहीं इतने पैसों में बिजली चालू होगी या नहीं। अभी तो चाय नाश्ते का इंतजाम भी करना है। अगर हफ्ते भर पहले पता चल जाता कि दीदी आ रही हैं तो हम कमेटी नहीं भरते। कमेटी का नाम सुनते ही फूलवती के सीने पर सांप लौटने लगे। वह गुस्से में बोली, सास ननद जाए भाड़ में, बस तुम लोगों को तो पैसा जोड़ने की लगी है। कौन सा मेरी बेटी यहाँ रोज आती है? साल 2 साल में आती है, उसमें भी तुमसे खातिरदारी ढंग से नहीं की जाती। अब रजनी कैसे बताती कि अगर कमेटी समय से नहीं भरी जाती तो पेनल्टी लग जाती। इस बार सोचा था कि कमेटी डालकर कोई अपना काम शुरू कर लेंगे। मेहनत मजदूरी करते करते शरीर कमजोर हो गया है और ना ही 6 लोगों का गुजारा चलता है। हारी बीमारी, कोई आया गया, ये अलग से खर्चे पड़ जाते हैं। बच्चों की फीस, माँ की बीमारी अलग कमर तोड़ देती है। फूलवती फिर से बड़बड़ाई, मेरा बेटा कौन सी कसर छोड़ता है? अगर ससुराल से कोई आ जाता तो खातिरदारी में दिन रात एक कर देता। साली के लिए तो घी दूध की जमुना बहा देता, लेकिन आज तो बहन आ रही है ना। हाँ। कुछ देर बाद रमन घर आ गया और अपनी माँ को बोलते हुए देखकर बोला, माँ माँ माँ, जरा शांत हो जाओ, सब इंतजाम हो गया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ते में राजीव साड़ू भाई मिल गए थे, उन्हें अपनी समस्या बताई तो तुरंत 5000 रुपए थमा दिए। कह रहे थे कि जब हो जाए तब आराम से वापस दे देना।
रजनी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, ये पैसे मेरी उसी बहन के पति ने दिए हैं जिसको माँ जी दिन रात सुनाती रहती है। वो तो बेचारी यहाँ कभी आती भी नहीं है। वह डरती है कि कहीं उसके यहाँ आने से मेरा खर्चा न हो जाए। फूलवती गुस्से में बोली, देख ले रमन, समझा दे बहू को, ये घर इसकी बहन का नहीं है। आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये घर जैसे तेरा है वैसे मेरी मीना का भी है। जब उसका मन करेगा वो तब आएगी। हाँ। रजनी गुस्से में अंदर चली गई। सबकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। कुछ ही देर बाद एक रिक्शे वाले ने घर के आगे रिक्शा रोका। रजनी ने देखा कि अकेली मीना ने पूरा रिक्शा घेर रखा है। मीना मोटी तो थी ही, लेकिन 1 साल में तो वो और मोटी हो गई। पड़ोसन ने छत से उनके बरामदे में झांकते हुए पूछा, अरे रजनी, आज सब लोग बड़े तैयार से हो, कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं दीदी, आज मेरी मोटी ननद आ रही हैं, वो देखो आ गई। मीना दाएं बाएं हिलती हुई अंदर चली आ रही थी। बच्चों ने जल्दी से उनका सामान पकड़ा। रमन ने जल्दी से कुर्सी बिछा दी। शुक्र है कि बिजली वालों ने बिजली भी दे दी थी। नमस्ते दीदी, आओ आओ, यहाँ कुर्सी पर बैठो। आपकी तो सांस फूल रही है। हाँ भाभी, मोटे लोगों का चलने में सांस फूल ही जाता है। रिक्शे वाले ने तो गड्ढों में इस तरह रिक्शा चलाया कि जी को बात आ गई। पैर दर्द करने लगे। हाय, दुनिया बदल गई, लेकिन ये गलियां आज भी वैसी ही हैं जैसे पहले थी। घर तक गाड़ी आने की तो सुविधा ही नहीं है। दीदी, खड़े खड़े ही बात करती रहोगी? अरे अब आराम से बैठ जाओ। मीना जैसे ही कुर्सी पर बैठी, कुर्सी टूट गई और वह धड़ाम से गिरी। हे राम जी, ये क्या हो गया? कुर्सी टूट गई। दीदी, आपको लगी तो नहीं? मालूम था ऐसा ही होगा। ये पुरानी कुर्सी क्या मेरे लिए ही बिछानी थी? आखिर ये कब तक चलती रहेगी? अब तो नहीं। दीदी, अब आप अंदर चलो और आराम से पलंग पर बैठो। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। तभी बाहर से फूलवती आई और बोली, बहू, अपनी ननद को कुछ नाश्ता पानी दिया या नहीं? लाती हूँ माँ, बस अभी ये गर्म गर्म समोसे लेने गए हैं। अच्छा ये बता मीना, दामाद बाबू क्यों नहीं आए? माँ, उन्हें कहाँ समय मिलता है, इसीलिए मुझे ही भेज दिया। चलो ये तो अच्छा किया जो तू आ गई, लेकिन मुझे तो लगता है कि तू कुछ ज्यादा मोटी हो गई है। क्या माँ, आप भी मेरे मोटे होने का फायदा जानती हो? मोहल्ले पड़ोस वाले मुझसे सब डर कर रहते हैं। मजाल है